कोई भी आरसीसी मेंबर जो है अलग अलग मेथड से डिज़ाइन हो सकता है, अलग अलग मेथड से उसको हम लोग एनालाइज कर सकते हैं। जैसे कि वर्किंग स्ट्रेस एक मेथड था, ये बहुत ही पुराना और आउटडेटेड हो चुका है, जिससे जो सेक्शन हम लोग अभी तक डिज़ाइन के एनालाइज किए, बहुत पुराना ये मेथड है, उसमें बहुत सारा ड्रॉबैक है, कमियां हैं, जिसको ओवरकम करता है लिमिट स्टेट मेथड। लिमिट स्टेट मेथड इसलिए रिक्वायरमेंट है लिमिट स्टेट मेथड से डिज़ाइन करने का, क्योंकि आजकल जो हम लोग को सेक्शन चाहिए, कोई भी मेंबर चाहिए, वो चीप एंड बेस्ट यानी सस्ता भी हो और टिकाऊ भी हो, एक एक्सेप्टेबल लिमिट ऑफ हम लोग सेफ्टी को कंसीडर करते हुए मेंबर को डिज़ाइन करते हैं लिमिट स्टेट मेथड में। यानी कि मेरा मेंबर जो है किसी भी लोडिंग के करस्पॉन्डिंग वो फेल भी ना करे, जो भी कम्बिनेशन ऑफ लोडिंग हो, एडवर्स कंडीशन ऑफ लोडिंग हो, उसके करस्पॉन्डिंग वो फेल भी ना करे अपने पूरे लाइफ पीरियड में, और सस्ता भी हो। यानी सस्ता कहने का मतलब क्या, उसका जो क्रॉस सेक्शन का डायमेंशन है BD और AST कम हो विद रिस्पेक्ट टू हम लोग वर्किंग स्ट्रेस मेथड से जो भी डिज़ाइन करके लाते थे, वो बहुत बड़ा सेक्शन होता था और अनइकोनॉमिकल होता था, मतलब ज़्यादा लागत उसमें लगेगा, ज़्यादा एरिया होगा, BD और AST अगर ज़्यादा होगा तो लागत भी क्या लगे, ज़्यादा लगे। आप लोग देखे होंगे जो पुराने ज़माने के कोई भी अंग्रेज़ों के ज़माने के जो भी बिल्डिंग्स हैं, उसका जो सेक्शन है वो थिकर है, मोटा मोटा सेक्शन, उसका दीवार बहुत मोटा होता था, छत बहुत मोटा होता था। तो कोई भी आरसीसी मेंबर बीम ले ले, कॉलम ले ले, बहुत बड़े डायमेंशन का होता था। क्यों? क्योंकि पहले के ज़माने में वर्किंग स्ट्रेस मेथड से कोई भी आरसीसी मेंबर डिज़ाइन किया जाता था, जो कि आउटडेटेड हो चुका है, वो अनइकोनॉमिकल होने के कारण। ठीक है, आजकल का जो भी छत आप देखते होंगे 4 इंची 5 इंच में वो छत स्लैब कास्ट हो जाता है, बीम का भी डायमेंशन रेस्पेक्टिवली बहुत छोटा या कम होता है, कॉलम का भी डायमेंशन कम हो जाता है। ऐसा इस कम होने की वजह से ऐसा नहीं है कि तुरंत वो फेल्योर हो जाएगा, वहाँ भी एक एक्सेप्टेबल लिमिट ऑफ सेफ्टी को कंसीडर किया गया है। मटेरियल को बहुत ज़्यादा ओवर सेफ नहीं कर दिया गया है, जितना सेफ्टी का रिक्वायरमेंट है जिससे कि उसका काम चल जाए। एडवर्स कम्बिनेशन ऑफ लोडिंग के लिए भी, जैसे कि सर्विसिबिलिटी का क्राइटेरिया पे उसको चेक किया गया। ठीक है, और भी बहुत सारा क्राइटेरिया, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स के अंतर्गत बहुत सारा क्राइटेरिया आता है, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स इन बेंडिंग, इन शियर, इन टॉर्शन, और भी बहुत सारा क्राइटेरिया है, जिसके बेसिस पर चेक करने के बाद जो एक्सेप्टेबल लिमिट ऑफ सेफ्टी है उसको कंसीडर करते हुए हम लोग कोई भी मेंबर को डिज़ाइन करते हैं और एनालाइज करते हैं। ठीक है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड में बहुत सारा खूबी है, लेकिन उसका एजम्पशन उससे पहले हम लोग पढ़ लें कि कौन कौन सा एजम्पशन है। उस एजम्पशन को कंसीडर करते हुए हम लोग कैसे किसी भी मेंबर का स्ट्रेंथ को निकालते हैं, एनालाइज करते हैं किसी भी बीम को, और डिज़ाइन करते हैं। एनालाइज और डिज़ाइन करने से पहले उसका क्या क्या एजम्पशंस है, क्या क्या पैरामीटर्स है, इंपॉर्टेंट स्ट्रेस स्ट्रेन का पैरामीटर्स है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे देखिए एक एक यहाँ पे पॉइंट वाइज लिखा गया है। एजम्पशन इन लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स इन फ्लेक्चर। ठीक है, लिमिट ऑफ स्टेट ऑफ कोलैप्स में बहुत सारा फेल्योर का क्राइटेरिया, फ्लेक्चरल में भी फेल्योर होता है, शियर में भी फेल्योर होता है, टॉर्शन में भी फेल्योर होता है सभी, और लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी एक अलग क्राइटेरिया है। यानी कि जैसे वर्किंग स्ट्रेस मेथड में सर्विसिबिलिटी का क्राइटेरिया को कंसीडर नहीं किया गया था। ठीक है, यानी कि डिफ्लेक्शन और क्रैकिंग के वजह से अगर फेल्योर होता है तो उसके कारण कोई भी एनालिसिस या फिर डिज़ाइन हम लोग अभी तक नहीं किए थे। फ्लेक्चरल के लिए हम लोग वहाँ पे डिज़ाइन के एनालाइज किए, लेकिन लिमिट स्टेट मेथड में फ्लेक्चरल का क्राइटेरिया, कोलैप्स के क्राइटेरिया के साथ साथ सर्विसिबिलिटी का भी क्राइटेरिया को हम लोग चेक करते हुए डिज़ाइन या फिर एनालाइज करते हैं। ठीक है, पहला जो पॉइंट है, प्लेन सेक्शन नॉर्मल टू द एक्सिस रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग। इसका कहने का मतलब क्या है, कोई भी अगर आप देखें यहाँ पे ये बीम है, सिंपली सपोर्टेड कोई बीम है विच इज सब्जेक्टेड टू सपोज यूडीएल इन द इंटायर लेंथ। सपोज करिए अभी लोड लगने से पहले इसका कोई भी सेक्शन, यहाँ पे कोई सेक्शन कंसीडर करें 1-1, ये प्लेन रहा, एकदम वर्टिकल था। ठीक, वर्टिकल जैसे ही लोड लगने के बाद इसका जो शेप होना चाहेगा, वो डिफ्लेक्शन जो होना चाहेगा कुछ इस तरह से सैग करना चाहेगा। ठीक, अब जो ये सेक्शन था वो इंक्लाइंड हो गया है। ठीक है, इस तरह से हो गया है, ये जो वर्टिकल सेक्शन था वो इंक्लाइंड हो गया है, लेकिन अभी भी प्लेन है, इस तरह का शेप नहीं ले लिया, अभी भी कैसा है, प्लेन है। ये सेक्शन पहले भी प्लेन था और अभी भी प्लेन ही है। ठीक है, भले इंक्लाइंड वो प्लेन है, लेकिन बेंडिंग होने के बाद भी वो सेक्शन क्या है,
प्लेन ही है, ठीक है। ये पहला जो पॉइंट है इसका मतलब यही है। इस एजम्पशन का बहुत इंपॉर्टेंस है डिरिवेशंस में, इसलिए ये एजम्पशन बहुत मायने रखता है। दूसरा जो पॉइंट है, द मैक्सिमम स्ट्रेन इन कंक्रीट इन आउटर मोस्ट कंप्रेशन फाइबर इज टेकन एज 0.0035 इन बेंडिंग, ठीक है। ये देखिए स्ट्रेन जो होगा मैक्सिमम आउटर मोस्ट फाइबर, सबसे ऊपर वाले फाइबर पे जो स्ट्रेन आप देख रहे हैं वो कंप्रेशन स्ट्रेन हो, जो सबसे मैक्सिमम स्ट्रेन हम लोग ले सकते हैं एट द टाइम ऑफ फेलियर, वो कितना ले सकते हैं 0.0035। 0.0035 ही स्ट्रेन क्यों लिया गया, क्योंकि इस स्ट्रेन यानी कि जो भी डिफॉर्मेशन होता है टू द ओरिजिनल लेंथ, ये जो रेशियो है स्ट्रेन का, ठीक है, चेंज लेंथ अपॉन एक्चुअल लेंथ, इस स्ट्रेन को अचीव करने के बाद कंक्रीट में क्रैक्स विजिबल हो जाता है, दिखने लगता है। तो हम लोग मानते हैं इस स्ट्रेन पर जैसे ही पहुंचा, इस स्ट्रेन को अचीव किया कंक्रीट में, उस टाइम पे फेल्योर हो चुका होगा, क्रैक विजिबल होने लगा, दिखने लगा, ठीक है। यानी कि मैक्स स्ट्रेन तो इसके बाद भी आता है कंक्रीट में, लेकिन ये इस स्ट्रेन तक हम लोग लिमिट कर लेते हैं कि हम लोग जो इसके कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेस का जो वैल्यू है, देखिए सबसे पहले स्ट्रेन आता है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेस डेवलप होता है, ठीक है। स्ट्रेन इज अ इंडिपेंडेंट पैरामीटर वाइल स्ट्रेस इज अ डिपेंडेंट पैरामीटर। स्ट्रेन पे डिपेंडेंट है स्ट्रेस, पहले स्ट्रेन आएगा, उसको रसिस्ट करने के लिए स्ट्रेस डेवलप होगा, ठीक है। डिफॉर्मेशन को रसिस्ट करने के लिए स्ट्रेस डेवलप होता है, स्ट्रेन पहले आता है। तो जैसे ही इस स्ट्रेन को अचीव किया, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी स्ट्रेस का वैल्यू होगा उसको हम लोग इस स्ट्रेस मानेंगे। कंक्रीट मैक्सिमम उतना स्ट्रेस ले सकता है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग कंक्रीट यानी कि कंप्रेशन मेंबर का स्ट्रेंथ फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। यानी कि एक जो एजम्पशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट एजम्पशन है कि आउटर मोस्ट कंप्रेशन फाइबर में यानी कंक्रीट में मैक्सिमम स्ट्रेन का वैल्यू हम लोग कितना ले सकते हैं 0.0035 इन बेंडिंग। अब देखिए ये बेंडिंग का है, अगर हम लोग कंप्रेशन में जैसे कि कॉलम में, पिलर्स में कंप्रेशन थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन कैसा लगता है कंप्रेशन, वहाँ प्योर कंप्रेशन है, तो कंप्रेशन में अलग स्ट्रेन का वैल्यू होगा। ये जो एजम्पशन है ये बेंडिंग के लिए, फ्लेक्चरल के लिए, ठीक है। अब आते हैं तीसरा जो एजम्पशन है, द रिलेशनशिप बिटवीन द स्ट्रेस स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन in concrete is assumed to be parabolic as shown in figure. For design purpose, the compressive strength of concrete is assumed to be 0.67 times. इसी पूरे टर्म को समझाएंगे, पहले एक बार पढ़ लेते हैं। Concrete is assumed to be 0.67 times the characteristic strength of concrete. The partial safety factor equals to 1.5 shall be applied. In addition to this, the maximum compressive stress in concrete shall be taken as 0.67 FCK divided by 1.5. कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट एजम्पशन है, इसको अच्छे से समझिएगा। क्या ये बोल रहा है कि स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप जो डिस्ट्रीब्यूशन है कंक्रीट में एज्यूम टू बी पैराबोलिक एज सोन इन फिगर। देखिए स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप जो है इस तरह से, जैसे ही लोडिंग लगना स्टार्ट होता है जीरो से, स्ट्रेन का वैल्यू जब तक 0.002 तक पहुंचता है यानी कि 0.2% तक पहुंचता है, तो ये वैल्यू जो है ये पैराबोलिक एज्यूम किया इसको। एक्चुअल जो स्ट्रेस स्ट्रेन कंक्रीट का कर्व जाता है वो इस तरह से है, ठीक, इस तरह से पैराबोलिक। लेकिन इसको IS कोड 456/2000 इस कर्व को थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया और क्या माना कि स्ट्रेस स्ट्रेन का जो कर्व होगा कंक्रीट के लिए वो इस तरह का वैरी करेगा, 0.002 स्ट्रेन के कॉरस्पॉन्डिंग पैराबोलिक जाएगा, उसके बाद स्ट्रेट लाइन से इसको इस तरह से मॉडिफाई कर दिया, ठीक है। एक्चुअल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इस तरह से कंप्लीट पैराबोलिक था, लेकिन इसको मॉडिफाई करके, मैनिपुलेट करके, ताकि मेरा डेरिवेशन में इक्वेशन आ सके, इसलिए 0.002 के कॉरस्पॉन्डिंग ये पैराबोलिक है, उसके बाद स्ट्रेट लाइन इस स्ट्रेस स्ट्रेन का ग्राफ है, ठीक है। अब बहुत कोई के मन में आ सकता है कि ये जो एक्सिस है इसको स्ट्रेन क्यों लिए, इसको हम लोग स्ट्रेस क्यों लिए, क्या इसको स्ट्रेस ले सकते हैं? नहीं, शुरू में ही बताए स्ट्रेन जो है इंडिपेंडेंट पैरामीटर है और स्ट्रेस जो है वो डिपेंडेंट पैरामीटर है। तो इंडिपेंडेंट पैरामीटर हम लोग एक्स एक्सिस पे लेते हैं और डिपेंडेंट पैरामीटर वाई एक्सिस पे लेते हैं, इसलिए स्ट्रेस को इस एक्सिस पे लिए, ठीक है। तो अब देखिए ये ग्राफ है 0.002 के कॉरस्पॉन्डिंग ये जो पैराबोलिक गया है, उसके बाद स्ट्रेट लाइन कहाँ तक, इस स्ट्रेन के वैल्यू तक। मैक्सिमम स्ट्रेन इन कंप्रेशन फाइबर, अभी पहला दूसरा जो एजम्पशन था वो हम लोग कितना माने थे 0.0035, यहीं तक स्ट्रेन, इसके बाद भी स्ट्रेन जाता है लेकिन हम लोग यहीं तक लिमिट कर दिए क्योंकि इसके बाद कंक्रीट में विजिबल क्रैक दिखने लगता है, ठीक है। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस का वैल्यू है
ठीक। इसके करस्पॉन्डिंग देखिए स्ट्रेस का जो वैल्यू है वो कितना है, FCK। FCK मतलब क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। ठीक है, 15 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर के क्यूब को, कंक्रीट के क्यूब को हम लोग 28 दिन तक क्यूरिंग करते हैं। आइडियल उसमें कॉम्पैक्शन करके हम लोग उसको प्रॉपर एग्रीगेट और सीमेंट सैंड का जो भी रेशियो है, जो भी ग्रेड का कंक्रीट हम लोग बनाना चाहें, सपोज कर FCK का मतलब क्या है उसको हम लोग समझा रहे हैं। ठीक है, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ उसका मतलब होता है जो भी ग्रेड का कंक्रीट हम लोग डिजाइन करें, फॉर एग्जांपल M20 ग्रेड का कंक्रीट हम लोग बना रहे हैं। ठीक है, उसका जो भी रेशियो है उसके हिसाब से हम लोग मिला के क्यूब तैयार किए, उसको 28 दिन तक हम लोग क्यूरिंग किए और 95% जो सैंपल है वो 20 न्यूटन पर mm² के स्ट्रेंथ को अचीव कर लेना चाहिए। यानी कि एरर जो आना चाहिए वो लेस देन या फिर मैक्सिमम इक्वल टू 5%, उससे ज़्यादा 5% से ज़्यादा एरर नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर 100 सैंपल हम लोग ले तो 95 सैंपल का जो स्ट्रेंथ है वो 20 न्यूटन पर mm² के स्ट्रेंथ को अचीव कर लेना चाहिए। यही है FCK का मतलब। ठीक है, अब देखिए FCK यानी कि M20 अगर फॉर एग्जांपल लें तो 20 न्यूटन पर mm² जो है वो FCK का सिग्निफिकेंस है, मतलब है। ठीक है, किस स्ट्रेन के कॉरस्पॉन्डिंग 0.0035 स्ट्रेन के कॉरस्पॉन्डिंग FCK की वैल्यू था। लेकिन हम लोग फ्लेक्चरल में जो डिज़ाइन करते हैं वो हम लोग ये वैल्यू को, स्ट्रेस के ये वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग डिज़ाइन नहीं करते, चाहे एनालाइज नहीं करते हैं। इसमें कुछ ना कुछ हम लोग सेफ्टी फैक्टर कंसीडर करते हैं, यानी कि इस स्ट्रेंथ का 67% ही स्ट्रेंथ हम लोग कंसीडर करते हैं फॉर डिज़ाइन पर्पस। डिज़ाइन पर्पस के लिए इस स्ट्रेंथ का 67% ही स्ट्रेंथ को हम लोग यूटिलाइज, इसमें कुछ ना कुछ हम लोग इस स्ट्रेंथ को थोड़ा कम आंक के डिज़ाइन कर रहे हैं, यानी कि हम लोग सेफ्टी कंसिडरेशन कर रहे हैं। ठीक है, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम लोग कंसिडर किए कितना, 67% इस स्ट्रेंथ का। ठीक है, अब देखिए चूंकि ये जो आइडियलाइज सिचुएशन में ये स्ट्रेंथ है और प्योर कंप्रेशन के लिए हम लोग जो टेस्ट करते हैं क्यूब का, नीचे भी एक तरह से प्लेट लगा हुआ है जो आप लोग लेबोरेटरी में टेस्ट करते होंगे क्यूब का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, नीचे भी एक प्लेट लगा हुआ है, ऊपर से भी हम लोग इस तरह से मशीन के थ्रू प्रेशर दे रहे हैं, यानी पूरे क्यूब को क्या कर रहे हैं, कन्फाइंड कर दे रहे हैं, ऊपर से भी और नीचे से भी, और तब उसमें कंप्रेशन आ रहा है, यानी कि प्योर कंप्रेशन जनरेट हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जो हम लोग कंक्रीट को यूज़ कर रहे हैं उसका सिचुएशन क्या है, नीचे तो इस तरह से देखिए, ये बीम है, इसके ऊपर स्लैब होगा, छत होगा, बीम के ऊपर स्लैब रहता है। ठीक है, तो ऊपर तो आपको कंटिन्यूस सब इस तरह से कन्फाइनमेंट है स्लैब के वजह से, लेकिन नीचे किसी तरह का सपोर्ट नहीं है। तो इस वजह से किसमें कैसा फेल्योर होगा, बेंडिंग फेल्योर होगा, कंप्रेशन में फेल्योर नहीं हो रहा, बेंडिंग में फेल्योर हो रहा है। ठीक है, ये जो स्ट्रेंथ था ये कंप्रेशन के लिए था, हम लोग कंक्रीट को यूज़ कर रहे हैं बेंडिंग के लिए, जहाँ पे कन्फाइनमेंट दोनों तरफ नहीं है, एक तरफ स्लैब होने की वजह से है और एक तरफ नहीं है, इसलिए इसका स्ट्रेंथ 100% हम लोग यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। मान के चलते हैं जितना कंप्रेशन में स्ट्रेंथ है उसका बहुत कम, यानी कि 67% ही स्ट्रेंथ को हम लोग बेंडिंग में यूटिलाइज करेंगे। ये जो वैल्यू है ये डिज़ाइन वैल्यू स्ट्रेस का, ठीक है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग कंक्रीट का स्ट्रेंथ निकालते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो हम लोग आगे समझ गए। द रिलेशनशिप बिटवीन द स्ट्रेस स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन in concrete is assumed to be parabolic as shown in figure. For a design purpose, the compressive strength of concrete is assumed to be 0.67 times of the characteristic compressive strength of concrete. यहाँ तक आ गए। The partial safety factor equals to 1.5 shall be applied in addition to this. अब इस वैल्यू को भी डायरेक्टली हम लोग किसी भी कैलकुलेशन या फिर डिज़ाइन पर्पस के लिए यूज़ नहीं करेंगे, इसमें भी पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 से डिवाइड करके तब जो वैल्यू स्ट्रेस का आएगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग डिज़ाइन या फिर एनालाइज करेंगे। अब इसमें फिर क्यों हम लोग पार्शियल सेफ्टी फैक्टर यूज़ किए, इसको समझिएगा। ये जो स्ट्रेंथ है ये हम लोग 28 दिन तक क्यूरिंग करेंगे, लेबोरेटरी में आया हुआ स्ट्रेंथ है, जहाँ पे कॉम्पैक्शन भी अच्छा से होगा, सुपरविजन भी अच्छे से होगा, कास्टिंग भी उसका प्रॉपर होगा, एग्रीगेट और सीमेंट का जो रेशियो है, सीमेंट का क्वालिटी है, सब पैरामीटर्स जो है वो अच्छे सुपरविजन में
उसको हम लोग कास्ट करेंगे तब उसका स्ट्रेंथ आता है, ठीक है, एफसी के, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे हम लोग जो डिज़ाइन स्ट्रेंथ लिए। लेकिन साइट पर क्या होता है, बहुत अच्छा क्वालिटी कंट्रोल जो है वो नहीं मिल पाता है। तो बहुत सारा क्वालिटी कंट्रोल जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है प्रैक्टिकली साइट पे। इसलिए हम लोग को ये मान के चलना होता है कि आइडियल सिचुएशन नहीं रहेगा, इसमें भी हम लोग को थोड़ा फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंसीडर करके चलना पड़ेगा। यानी इस वैल्यू को भी एज अ स्ट्रेस कंसीडर ना करके इससे छोटा वैल्यू को एज अ जितना मैक्सिमम स्ट्रेस अपने ऊपर ले सकता है कंक्रीट, उसको हम लोग को मानना पड़ेगा। तो कितना हम लोग को एक्सेप्टेबल और हम लोग पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंसीडर किए कंक्रीट के लिए 1.5। इस वैल्यू को 1.5 से फर्दर डिवाइड किए तो वैल्यू और रिड्यूस हो जाएगा। रिड्यूस होकर कितना है स्ट्रेस का वैल्यू 0.446 एफसीके। अब जो ये स्ट्रेस का वैल्यू है यही मैक्सिमम कंक्रीट अपने ऊपर स्ट्रेस ले सकता है। किसमें? बेंडिंग में, ठीक है। ये जो स्ट्रेस का वैल्यू बेंडिंग में चल रहा है। अब हम लोग पिलर का डिज़ाइन करेंगे, कॉलम का डिज़ाइन करेंगे आने वाली यूनिट में, वहाँ पे वो स्ट्रेस का वैल्यू नहीं लेंगे। ये जो स्ट्रेस का वैल्यू आया है, मैक्सिमम स्ट्रेस का वैल्यू आया है जो कंक्रीट अपने ऊपर ले सकता है, ये सिर्फ और सिर्फ बेंडिंग के क्राइटेरिया पे है, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये 3 पॉइंट। अब आगे आते हैं, द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज इग्नोर, ठीक है। चूंकि कुछ ना कुछ टेंसाइल स्ट्रेंथ कंक्रीट में होता है 0.7 अंडर रूट एफसीके, ठीक है, 0.7 अंडर रूट एफसीके इतना कंक्रीट में टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है। लेकिन IS 456/2000 ये कोड क्या बोलता है कि भले ही कंक्रीट में कुछ ना कुछ टेंसाइल स्ट्रेंथ हो, लेकिन हम लोग उसको नेग्लेक्ट करके चलेंगे, ना के बराबर उसका स्ट्रेंथ मान के चलेंगे। यानी कि इस फाइबर में देखिए, सेक्शन में देखिए, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर तो कंप्रेशन जनरेट कर रहा है, न्यूट्रल एक्सिस के नीचे टेंशन जनरेट कर रहा है, लेकिन कंक्रीट अपने ऊपर थोड़ा सा भी टेंशन नहीं ले रहा है, सारा का सारा टेंशन स्टील लेगा। यहाँ पे कंक्रीट जो है ये किसी भी तरह का स्ट्रेस अपने ऊपर नहीं ले रहा है, ना ही कंप्रेशन ना ही टेंशन। कंप्रेशन तो हो नहीं सकता क्योंकि न्यूट्रल एक्सिस के नीचे कंप्रेशन डेवलप ही नहीं करेगा, जनरेट ही नहीं करेगा। तो जो भी टेंशन जनरेट कर रहा है, तो टेंशन को, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट बिलो न्यूट्रल एक्सिस इज नेग्लेक्टेड। सारा का सारा जो स्ट्रेस डेवलप करेगा वो कौन लेगा? स्टील लेगा अपने ऊपर। तो ये मान के चलते हैं इसके न्यूट्रल एक्सिस के नीचे जितना कंक्रीट है, तो कंक्रीट हम लोग दिए क्यों? जब ये किसी तरह का लोड ले ही नहीं रहा है, ना कंप्रेशन ना टेंशन, तो न्यूट्रल एक्सिस के नीचे हम लोग कंक्रीट दिए ही क्यों? ठीक, कंक्रीट अगर नहीं देते तो ये कंपोजिट मटेरियल बन पाता क्या? स्टील हवा में हैंग करता रहता सेपरेटली और कंक्रीट सिर्फ न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर लगाते, तो दोनों एक कंपोजिट मटेरियल के एक यूनिट के तौर पे कैसे ट्रीट हो पाता, बांधे कैसे रखता है स्टील को। इसलिए हमको इस यहाँ तक कंक्रीट देना, जितना बी और डी है वहाँ तक कंक्रीट देना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? एक तो एक यूनिट के तौर पर ट्रीट हो पाएगा, कंपोजिट मटेरियल के तौर पर ट्रीट हो पाएगा, और इस रेनफोर्समेंट को डायरेक्टली एटमॉस्फेयर के कॉन्टेक्ट में आने से बचाएगा, उसमें जंग लगने से बचाएगा। ठीक है, ये मान के चलते हैं कि न्यूट्रल एक्सिस के नीचे जितना कंक्रीट है सब में क्रैक डेवलप कर चुका है। क्रैक डेवलप कर चुका है मतलब उसका स्ट्रेंथ जो है वो खत्म हो चुका है, अपने ऊपर थोड़ा सा भी स्ट्रेस नहीं ले रहा है, टेंसाइल स्ट्रेस नहीं ले रहा है। जैसे ही टेंसाइल स्ट्रेस उस पर आया वो क्रैक डेवलप किया, और क्रैक डेवलप किया तो टेंसाइल स्ट्रेस लेगा कौन? टेंसाइल फोर्स लेगा कौन? यहाँ पे स्टील लगा हुआ है। ठीक है, तो ये एक जितना भी हम लोग लिमिट स्टेट मेथड या फिर वर्किंग स्ट्रेस मेथड पढ़ रहे थे, वहाँ भी ये वर्किंग स्ट्रेस मेथड में भी ये जम्पशन कॉमन था कि टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट इज इग्नोर्ड। मतलब क्या? क्रैक्ड सेक्शन हम लोग पढ़ते हैं, न्यूट्रल एक्सिस के नीचे जितना भी सेक्शन है कंक्रीट का वो क्रैक्ड रहता है। ठीक है, क्रैक्ड सेक्शन का हम लोग एनालिसिस करते हैं। अब आइए, अब क्रैक वो इस तरह से नहीं कि नग नागों से दिख जाएगा, ये मान के चलते हैं वो क्रैक डेवलप कर चुका है, मतलब अपने ऊपर थोड़ा सा भी टेंशन नहीं लिया और स्टील पे ट्रांसफर कर दिया सारा का सारा टेंशन। ये एजम्पशन का मतलब था। अब आइए, द स्ट्रेसेस in the reinforcement are taken from the stress strain curve. For the type of steel used for design purpose, the partial safety factor equal to 1.5 shall be applied. अब इसको समझते हैं हम लोग। कंक्रीट के ऊपर स्ट्रेस स्ट्रेन के बारे में तो बहुत हम लोग डिस्कशन कर लिए, चर्चा कर लिए, लेकिन रेनफोर्समेंट में कितना स्ट्रेस डेवलप करेगा, कितना स्ट्रेन डेवलप करेगा, उसका स्ट्रेस स्ट्रेन का ग्राफ कैसे होगा, हम लोग कितना उसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंसीडर करते हैं, सभी बातों को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए, हम लोग यहाँ पे जो ग्राफ है स्ट्रेस स्ट्रेन का, अलग अलग टाइप का स्टील होता है। माइल्ड स्टील है, HYSD बार है। माइल्ड स्टील में तो यील्ड स्ट्रेंथ जो है वो क्लियरली विजिबल होता है, वो दिख जाता है, डिफाइंड होता है। जैसे माइल्ड स्टील Fe250 इस तरह का ग्राफ है, तो ये जो स्ट्रेंथ है ये कितना है? Fe जैसे कि 250 है, ये 250। इसमें हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी
स्टील के लिए कितना है 1.15 से डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू आएगा, यानी कि इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.15, 1 डिवाइडेड बाय 1.15 करिएगा तो 0.87 आता है। ठीक, 0.87 टाइम्स ऑफ Fy ये स्ट्रेस का वैल्यू होता है स्टील के लिए। इस स्ट्रेस के वैल्यू को हम लोग कंसीडर करेंगे किसी भी स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करने में, फोर्स ऑफ टेंशन को कैलकुलेट करने में। जैसे कि फोर्स ऑफ कंप्रेशन को कैलकुलेट करने में मैक्सिमम स्ट्रेस जो कंक्रीट अपने ऊपर ले सकता था वो कितना था 0.446 FCK। यहाँ पे फोर्स ऑफ टेंशन को कैलकुलेट करने में मैक्सिमम जो स्ट्रेस स्टील अपने ऊपर ले सकता है, माइल्ड स्टील का बात करें तो 0.87 Fy। ठीक है, ये जो है ये माइल्ड स्टील में चूँकि यील्ड पॉइंट जो है वो क्लियर था तो हम लोग यहाँ पे इस तरह से देखें। ठीक है, अब लेकिन HYSD बार में क्या होता है, उसमें जो है क्लियर यील्ड जो प्लेटू है वो दिखता नहीं, यील्ड पॉइंट दिखता नहीं, इस तरह का ग्राफ जाता है FE। जैसे कि हम लोग 415 के लिए बात करें, सिमिलर ग्राफ थोड़ा ऊपर FE 500 के लिए भी होता है। तो हम लोग 0.2% ऑफसेट स्ट्रेन के ऑफसेट से हम लोग जो इनिशियल टेंजेंट है, इनिशियल जो स्लोप का वैल्यू है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का जो ये थीटा है 0.002 स्ट्रेन के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ वाले स्लोप के पैरेलल इस तरह से लाइन खींचते हैं और जहाँ पे कट करता है उस स्ट्रेस के कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है उसको हम लोग यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ HYSD बार प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है, क्लियर यील्डिंग पॉइंट विजिबल नहीं था, डिफाइंड नहीं था कि यहाँ पे यील्ड कर रहा है, हर एक पॉइंट पे ये स्लोप इस तरह से हो रहा है। जैसे कि माइल्ड स्टील में क्लियर था कि इस पॉइंट पे जाके यील्ड कर गया, मतलब कि स्ट्रेस का वैल्यू बढ़ भी नहीं रहा है और स्ट्रेन बहुत ज़्यादा हो गया। यील्ड कर गया मतलब डिफॉर्म्ड कर गया बहुत ज़्यादा। माइल्ड स्टील में क्लियर ये पॉइंट था Fe 250 के कॉरस्पॉन्डिंग, एग्जैक्ट स्ट्रेस का वैल्यू Fe 250 हम लोग इसके कॉरस्पॉन्डिंग ले सकते थे। लेकिन HYSD बार में कंटिन्यूस इस तरह से स्लोप जो है वो स्ट्रेट ना रह के थोड़ा पैराबोलिक नेचर का आगे जाता है, तो इस पॉइंट को यील्ड स्ट्रेंथ माना जाए या इस पॉइंट को यील्ड स्ट्रेंथ माना जाए, ये हम लोग को चूज करने में, डिसाइड करने में बहुत दिक्कत होता है। तो IS कोड क्या बोलता है, 0.2% स्ट्रेन के कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग ऑफसेट लेंगे इनिशियल टेंजेंट के पैरेलल। इनिशियल टेंजेंट इस स्लोप का जो ये जो ग्राफ है इसका इनिशियल स्लोप मतलब जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो एक तरह का स्लोप है। कैसे स्लोप है देखिए, स्ट्रेस इक्वल्स टू स्ट्रेन इनटू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इक्वल्स टू स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। स्ट्रेस जो है वो वर्टिकल एक्सिस है और स्ट्रेन जो है हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, तो टेन थीटा कहीं ना कहीं स्लोप दे दिया। इस तरह से हाइट डिवाइडेड बाय बेस, हाइट यानी कि वर्टिकल एक्सिस और ये स्ट्रेन जो है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस, तो एक तरह का स्लोप है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, तो इनिशियल जो कर्व था उसके कॉरस्पॉन्डिंग इसके पैरेलल जो 0.2% जो स्ट्रेन है वहाँ से हम लोग ऑफसेट लिए और जहाँ पे इस कर्व को कट करता है, इस जहाँ पे ये कट किया इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेंथ होगा, जो स्ट्रेस का वैल्यू होगा, उसी को हम लोग यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ HYSD बार तो ये बोलते हैं। तो ये जो स्ट्रेंथ है ये कितना आया 415। ठीक है, इसी तरह से हम लोग इसमें ये तो यील्ड स्ट्रेंथ आया, इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी से भाग देंगे तो कुछ ना कुछ ये जो कर्व है वो कम हो जाएगा, ये जो स्ट्रेंथ है थोड़ा कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा, सपोज करिए Fy आया था 415, इसी Fy के वैल्यू को 1.15 से भाग दिए यानी कि 0.87, 1.15 से भाग देंगे तो ये वैल्यू कितना आ जाता है 1 डिवाइडेड बाय 1.15, 0.87, तो 0.87 इंटू Fy यानी कि 0.87 इंटू 415 जो भी कैलकुलेट करके आएगा, ये स्ट्रेंथ जो होगा इसके कॉरस्पॉन्डिंग, यही हम लोग डिज़ाइन पर्पस के लिए टेंसाइल स्ट्रेंथ अगर HYSD बार लगा होगा तो ये वैल्यू हम लोग लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात और है कि स्टील में हम लोग जैसे कि कंक्रीट में 1.5 फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिए, यहाँ पे पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.15 क्यों ले, तो इस बात को हम लोग समझते हैं इस तरह से कि क्वालिटी कंट्रोल जो स्टील का होता है, चूँकि ये किसी कंपनी से बन के आता है, वहाँ पे अच्छा क्वालिटी कंट्रोल मेंटेन किया जाता होगा, अच्छे सुपरविजन में बनाया जाता होगा। लेकिन कंक्रीट जो है साइट पे कास्ट होता है, अलग अलग अनस्किल्ड लेबर भी हो सकता है, मजदूर हो सकता है जो कि उसको कास्ट करे, तो वहाँ पर क्वालिटी कंट्रोल बहुत अच्छा अचीव हो सकता है कि ना हो, इसलिए हम लोग कंक्रीट में फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज़्यादा लेते हैं, स्टील में फैक्टर ऑफ सेफ्टी कम लेते हैं। ठीक है, तो
415 के लिए जो स्ट्रेंथ हम लोग प्रोनाउंस करते हैं, सारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी का वाले क्राइटेरिया को कंसीडर करते हुए वो कितना है 0.87 इंटू FY यानी कि 415। सिमिलरली अगर HYSD 5 डबल होगा, ग्राफ होगा यहाँ पे और ऊपर जाएगा, उसमें भी हम लोग 0.87 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू आएगा वो स्ट्रेंथ ऑफ द HYSD बार FE 500 हो जाएगा। ये पॉइंट भी डिस्कस हो गया। अब आगे आते हैं जो लास्ट यहाँ पे एजम्पशन है, द मैक्सिमम स्ट्रेन इन टेंशन रेनफोर्समेंट इन सेक्शन एट फेल्योर शैल नॉट बी लेस देन FY डिवाइडेड बाय 1.15 यानी कि 0.87 FY डिवाइडेड बाय ES प्लस 0.002। 1 डिवाइडेड बाय 1.15 ये 0.87 FY होता है, ठीक है। तो 0.87 FY डिवाइडेड बाय ES प्लस 0.002। इस वैल्यू से कम स्ट्रेन नहीं होना चाहिए एट द टाइम ऑफ फेल्योर, किसमें, टेंशन रेनफोर्समेंट में। इसको भी समझते हैं इसी ग्राफ से। देखिए जैसे कि ये वैल्यू है, ठीक है, ये वैल्यू है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेन, ये तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, ये मैक्सिमम स्ट्रेंथ, हम लोग इससे ज़्यादा स्ट्रेंथ टेंसल रेनफोर्समेंट का नहीं कंसीडर कर सकते हैं। इसके कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेन कितना आया होगा एट द टाइम ऑफ फेल्योर, देखिए ये वैल्यू प्लस ये वैल्यू यही आया होगा। ये वैल्यू पहले से कितना है 0.002। ये जो ऑफसेट हम लोग लिए थे कितना स्ट्रेन के कॉरस्पॉन्डिंग लिए थे 0.002 स्ट्रेन के कॉरस्पॉन्डिंग, तो 0.002 तो हम लोग पहुँच गए, प्लस ये वाला वैल्यू। तो ये वैल्यू कैसे पता चलेगा, अगर ये वैल्यू पता है, ये वर्टिकल पैरामीटर पता है तो हॉरिजॉन्टल पैरामीटर भी पता चलेगा। कैसे पता चलेगा, ये वर्टिकल पैरामीटर क्या है, स्ट्रेस है, टेंसाइल स्ट्रेस, और वो कितना है 0.87 इंटू FY, ठीक है। अगर स्ट्रेस पता है तो स्ट्रेन कैसे पता चलेगा, स्ट्रेन इक्वल्स टू स्ट्रेस डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यानी कि 0.87 FY डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील। ये जो वैल्यू है ये इतना सा का इक्विवेलेंट है, इतने से स्ट्रेन के इक्विवेलेंट है, यानी कि 0.87 FY डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील, ठीक है। अब 0.87 FY को ही हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय 1.15 इंटू FY, ठीक है। ये टर्म लिखें या फिर 0.87 FY लिखें, दोनों बात बराबर ही है। 0.87 FY डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील प्लस ऑफ 0.002, ये दोनों टर्म एक ही है। तो ये स्ट्रेन, मैक्सिमम स्ट्रेन एट द टाइम ऑफ फेल्योर, इस स्ट्रेन से कम नहीं होना चाहिए। स्ट्रेन का वैल्यू कब, एट द टाइम ऑफ फेल्योर, किसमें, टेंसाइल रेनफोर्समेंट में। ये यहाँ पे हम लोग देखें, ये मैक्सिमम स्ट्रेस का वैल्यू लेंगे तो मैक्सिमम स्ट्रेन का वैल्यू इस स्ट्रेस के कॉरस्पॉन्डिंग वो कितना आएगा 0.002 प्लस 0.87 FY डिवाइडेड बाय ES। ये जो जितना भी स्ट्रेन स्ट्रेस का पैरामीटर है, आगे चल के हम लोग जो भी डिरिवेशन करेंगे इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मायने रखता है। इसलिए हर एक पॉइंट को आप लोग अपने से समझने का कोशिश करिए, फिर से वीडियो को देखिए, रिपीट करिए, और एक एक जो इसमें एजम्पशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरेटिकल जो पॉइंट है ये आपका अगर मजबूत होगा तो न्यूमेरिकल बनाने में उतना ही सहूलियत होगा।